Hello students, myself Rakesh Misra. Once again I am with you. In this video lecture, we will learn the remain portion of previous video lecture. In previous video lecture, you have learned the color blindness, faulty genes that linked with the parental X chromosomes. As you all know, X chromosome present in male and female respectively both, while Y chromosomes only with the male. So the faulty genes that carried out from parents to the offspring may causes the genetic disorders. It's clear that faulty genes may be located in any chromosomes. पानी पीते हो तो पानी ऐसा नहीं मुंह ऐसे खोल दिया डायरेक्ट पानी पी गया, ऐसा कुछ नहीं. पानी जो आता है, पानी पीते हो गिलास में लेके, बोतल में लेके, कैसे भी लेके पीते हो पानी, वैसे ही कोई पेरेंट्स है, अगर बोला जाए कि ये पेरेंट्स है, इसकी वजह से इसके लड़के को कोई बीमारी हो गई है, तो सीधी सी बात है इस पेरेंट्स का जो जीन्स है वो बच्चे में चला गया. अब वो जीन्स होता कहाँ है? डीएनए में. वो डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में. क्रोमोसोम्स के किस फॉर्म में? क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल में होता है. कौन सा सेल जो है इस बच्चे में अवेलेबल है पेरेंट्स का? जब स्पर्म या ओवा, ध्यान से समझ नहीं, स्पर्म और ओवा फ्यूज विथ टुगेदर, देन देयर विल बी जाइगोट. तो ये जाइगोट ही बच्चा बड़ा होकर बना, जाइगोट बना, उसके बाद बच्चा बना. तो जो जाइगोट में जो जीन्स ऑफ डीएनए, जीन्स ऑफ स्पर्म एंड जीन्स ऑफ ओवा अवेलेबल है, यानी जाइगोट में क्या होता है, जो स्पर्म और ओवा का जो डीएनए है वो डीएनए कैरी करता है पेरेंट्स के डीएनए से. ठीक है, वो डीएनए पेरेंट्स के डीएनए से आता है स्पर्म में, मेल पेरेंट्स से स्पर्म में डीएनए आता है, और फीमेल पेरेंट्स से आता है ओवा में. जब दोनों फ्यूज करते हैं तो डीएनए आपस में फ्यूज करेगा तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा. डिप्लॉयड जाइगोट बना के बच्चा बनेगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फाल्टी जीन्स जो पेरेंट्स में है, ऐसा जीन्स जिसमें कुछ न कुछ कमी है, वो बच्चे में ट्रांसफर कैसे हो? उसके क्रोमोसोम के थ्रू. अब ये क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, सबको पता है. ऑटोसोम होता है 46, ये 44 प्लस ये ऑटोसोम, और लास्ट का जो क्रोमोसोम है XX और XY, ये क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम. तो ये जीन्स या तो ऑटोसोम के किसी क्रोमोसोम में 1 to 44 वाले पे, या फिर लास्ट पेयर जो क्रोमोसोम है फीमेल में दोनों X पे हो सकता है, एक ही X पे हो सकता है, या मेल में X पे हो या Y पे. ऑल द जीन्स दैट लोकेटेड with any of sex chromosomes called as sex linked genes. What called? Sex linked genes. अब हम ये कहें कि बीमारी सेक्स लिंक्ड जीन्स की वजह से हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड. एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड दिमाग में आ जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि सेक्स लिंक्ड में एक्स भी होता है, वाई भी होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, बेसिकली टू टाइप, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड. सो वी कैन से दैट द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स मे बी द एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड. सो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स अगर कॉन्सेप्ट में है तो उसको भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स बोला जा सकता है. ठीक है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स है तो उसको भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स बोला सकता है. ठीक है, अब आते हैं एक्स. तुम जानते हो कि फीमेल में एक्स दो होते हैं और मेल में एक ही एक्स होता है. ठीक है, तो कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जब किसी बच्चे में अवेलेबल है बीमारी, तो वो अगर फीमेल है, अगर एक ही एक्स उसका जीन्स अवेलेबल, एक ही एक्स पे, एक ही एक्स क्रोमोसोम पे बीमारी वाला फाल्टी जीन्स पेरेंट्स का अवेलेबल है, तो बीमारी दिखता नहीं है बच्चे में, लड़की में वो बीमारी दिखती नहीं. जैसे ये XX है, ये सपोज दैट फीमेल है, XX है, तो कभी कभी ऐसा होता है फाल्टी जीन्स एक ही एक्स पे अवेलेबल था, दूसरा एक्स के सभी क्रोमोसोम्स और उसके सभी जीन्स खाली होते हैं. तो एक जीन्स की वजह से अगर इसको बीमारी के सिम्टम्स ना दिखे तो बोलेंगे ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि रिसेसिव जो है अकेले एक्सप्रेस नहीं होता है. अगर स्मॉल टी है तो हम ये नहीं बोलेंगे स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ, हम ये नहीं बोलेंगे टाल होगा या ड्वार्फ होगा, ये टाल होगा, हम नहीं बोलेंगे ये ड्वार्फ होगा. तो रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा पेयर में जब तक होंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं होंगे. तो फीमेल में 2 एक्स है, तो दूसरा एक्स अगर अफेक्टेड है, दूसरे एक्स में कोई जीन नहीं है, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा.
तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो इसके लिए फीमेल को अगर बीमारी पैदा करना है, फीमेल को अफेक्टेड करना है, तो फीमेल में दोनों एक्स अफेक्टेड होगा तब जाके वो बीमारी का सिम्टम्स दिखेगा। और एग्जांपल क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कलर ब्लाइंडनेस और एंड जो है हीमोफीलिया, सिलेबस में यही दो है तुम्हारे। ये दो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, यानी कि फीमेल को तब कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी या हीमोफीलिया की बीमारी होगी जब फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे फॉल्टी जीन जो पेरेंट से मिला हुआ आ जाएगा। तो फीमेल में जो दो एक्स होते हैं ना, वो एक एक्स मम्मी से आता है, दूसरा एक्स पापा से आता है। इसका मतलब क्या होगा कि मम्मी में जो एक्स है, मम्मी में भी एक्स अफेक्टेड हो, पापा का भी एक्स, जो रेयर होता है, एक ही एक्स इनफ है, लेकिन दोनों एक्स अफेक्टेड हो, मम्मी भी अफेक्टेड हो, पापा ये रेयर होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं होते। इसलिए हीमोफीलिक या कलर ब्लाइंड जो फीमेल होती है वो रेयर होती है। मेल में अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव कोई जीन है तो मेल में एक ही एक्स है, दूसरा एक्स है वाई है, तो मेल में क्या होता है, एक एक्स सिंगल अफेक्टेड एक्स इज इनफ टू एक्सप्रेस द डिजीज। सो एक्स वाई अगर फीमेल मेल में है तो एक एक्स अगर अफेक्टेड है, एक एक्स पे फॉल्टी जीन्स है, तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। यानी कि अगर कोई मेल कलर ब्लाइंड है तो उसके लिए सिर्फ एक्स पावर सी ही लिखेंगे, ये कलर ब्लाइंड है। फीमेल कलर ब्लाइंड है तो दोनों पे फॉल्टी जीन, जो कलर ब्लाइंड का जीन है, दोनों पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हाउ अ नॉर्मल कपल बोर्न कलर ब्लाइंड चाइल्ड, जो पैटर्न कलर ब्लाइंड का वही पैटर्न हीमोफीलिया का, दोनों एक्स लिंक्ड रिसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ये एग्जाम में आते हैं। तो क्या होगा, द जीन्स of disease that associate with the X chromosomes called as X-linked disorders. What do you mean by X-linked recessive disorders? When the genes that linked with X chromosomes expressed in homozygous condition, there will be X-linked recessive disorders. इतनी बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, हाउ डू अ नॉर्मल कपल बोर्न कलर ब्लाइंड चाइल्ड, कैसे नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल का बच्चा कलर ब्लाइंड हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया, ये पॉसिबल है। मैंने बोला कि अगर किसी लड़की का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स पावर सी एंड एक्स, यानी कि किसी लड़की में जो दो क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, उसमें से एक ही क्रोमोसोम पे, एक ही एक्स क्रोमोसोम पे फॉल्टी जीन अवेलेबल है, तो लड़की कलर ब्लाइंड नहीं होगी, नॉर्मल होगी। तो ये एक्स पावर सी एंड एक्स, यानी कि एक जीन अफेक्टेड है, और लड़का क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब ये एक्स और ये वाई, यानी कि फॉल्टी जीन वाला एक्स और नॉर्मल वाला वाई जब एक साथ होंगे तो एक्स पावर सी और वाई, यानी ये जो स्टोर होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, लेकिन एक एक्स की वजह से, मैंने बोला कि बॉयज एक एक्स अफेक्टेड की वजह से ही कलर ब्लाइंड या हीमोफीलिक हो सकते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन दिस वे वी कैन से दैट द फीमेल शुड बी कैरियर and male should be normal, so that we can say that the abnormal child can born, the abnormal child can born from a normal couple, यानी कि abnormal child कहाँ से born होगा, normal couple से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो normal couple जो है इन्वॉल्व, उसमें से फीमेल कैरियर है, मेल तो नॉर्मल है क्योंकि एक ही एक्स है, वो अफेक्टेड है तो अफेक्टेड नहीं है तो नॉर्मल। तो फीमेल में एक एक्स अगर अफेक्टेड होगा, दूसरा खाली होगा, एक पे फॉल्टी जीन अवेलेबल है, दूसरा खाली है, तो बोलेंगे फीमेल नॉर्मल होगी, कुछ हो ही नहींगा, यानी कि वो सब कुछ देख सकती है, ठीक है, सब कुछ, उसको बीमारी के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इस वे में वो फीमेल का जो फॉल्टी जीन है वाई के साथ जैसे ही एसोसिएट होगा, तुरंत जो है कलर ब्लाइंड चाइल्ड होगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर से अफेक्टेड कोई पेरेंट्स है और नॉर्मल है और कोई बच्चा अफेक्टेड है, तो हम ये बोलेंगे वो बच्चा एब्सोल्युटली मेल ही होगा। नॉर्मल कपल से एबनॉर्मल अगर पैदा हो रहा है, वो बीमारी है कलर ब्लाइंड या हीमोफीलिया, तो बच्चा मेल ही होगा, फीमेल नहीं होगा, ठीक है। ये एग्जाम में आके लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताता।
तो हीमोफीलिया का पैटर्न यही होगा सेम, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हीमोफीलिया में क्या होता है, लिसन केयरफुली, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की मैं बात कर दूं तो हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ह्यूमन बीइंग का खत्म हो जाता है। फॉर द क्लॉटिंग ऑफ नॉर्मल ब्लड देयर इज नीड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। रिमेंबर द कैस्केड मैनर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ऑफ क्लास 11। कैस्केड मैनर में मैंने झरने की तरह से फ्लो चार्ट बताया था कि जब ब्लड क्लॉटिंग होता है तो उसमें बहुत सारे एडिशनल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको रिमूव करना पड़ता है। फिर प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर आगे मैंने बताया था कि फाइनली क्या होता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो इस सबके लिए जितने भी प्रोटीन है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर का काम करते हैं, जो क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फाइब्रिनोजन हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ, सारे प्रोटीन जो है एक साथ जब जुड़ेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग होगा। लेकिन सारे प्रोटीन के लिए जो एमिनो एसिड बनता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो गायब हो जाता है, उसकी जगह पे फॉल्टी जीन आ जाता है कभी कभी बॉडी में। तो जब फॉल्टी जीन आ जाएगा, पेरेंट्स से मिलेगा बच्चे को, तो वो बच्चा जो है सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन जब कहीं माइनर कट हो गया, माइनर इंजरी होगा, तो ब्लड कॉन्टिन्यूअस बॉडी से फ्लो होता जाएगा और वो ब्लड जो है क्या हो जाएगा, वो बच्चा जो है डेथ कर जाएगा। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स अनअवेलेबल रहता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हीमोफीलिया के केस में क्लॉटिंग फैक्टर गेट लॉस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ रिस्पेक्टेड जीन्स, ठीक है। जब क्लॉटिंग फैक्टर के लिए रिस्पेक्टेड जीन्स यानी रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स होगा वो नहीं होगा, तो वो वाला प्रोटीन नहीं बनेगा जो हमारे ब्लड में, जो हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करता है। जब बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा तो सीधी सीधी बात है कि ब्लड में माइनर इंजरी भी होगा, तो ब्लड कॉन्टिन्यूअस फ्लो होगा और डेथ कर जाएगा पर्सन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया में, जो हीमोफीलिया का बेसिक सिम्टम्स उसमें हम क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस ब्लड फ्लो, continuous blood flow, even internal or external both, internal or external both, due to minor injury में ही ब्लड जो है रिलीज आउट होगा बॉडी से और पूरी बॉडी का ब्लड जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नाम का स्पेशल प्रोटीन बॉडी से गायब हो जाता है, उसके लिए उसका जीन रिस्पॉन्सिबल, जो जीन फॉल्टी जीन्स पेरेंट से मिलता है। इस जीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x पावर h, ऐसे लिख देंगे XH, ठीक है। ये भी X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर से क्या होगा, इट इज X लिंक्ड रिसेसिव disorders. It is X-linked recessive disorders. It means we can say that the genes never express in child, even the child is girls and genes are having heterozygous condition. It always expressing homozygous condition. It means in this way the XH and XH means the faulty genes may present in both kinds of chromosomes, in both kinds of X chromosomes. So there will be the hemophilic female and XH or X is normal female, XH एक फॉल्टी जीन X के साथ है तो ये नॉर्मल होगा, ये हीमोफीलिया नहीं होगा। इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियर फीमेल। एंड XY इसको सब लोग बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, और कैरियर नहीं होता है। बट XHY ये क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक मेल,
hemophilic male. So the hemophilic female appears in human population even the both X get affected. Remember, in your syllabus the family chart as a pedigree is given, and the Queen Victoria from England, the generation of Queen Victoria from England has many people affected, and it was found that the Queen Victoria was the carrier of hemophilia. So यहाँ पे जब क्वीन विक्टोरिया यानी कि महारानी विक्टोरिया के जनरेशन की स्टडी की गई तो मैक्सिमम लोग जो है कलर ब्लाइंड ये हीमोफिलिक थे। बाद पता चला कि क्वीन के जो किंग थे वो नॉर्मल थे और महारानी जो विक्टोरिया थी वही नॉर्मल थी, लेकिन वो कैरियर थी। ठीक है, क्योंकि फीमेल में कैरियर होती है, फीमेल में जब नॉर्मल है तो फीमेल में कैरियर होता है। तो ये हमारा इनहेरिटेंस पैटर्न्स में काम आएगा। व्हेन in female both faulty genes, both X get affected by the faulty genes, then there will be chance of hemophilic female, otherwise normal female। इसको hemophiliia नहीं, बट ये कैरियर कर सकते हैं, बच्चे को अब नॉर्मल बना सकते हो। बच्चा क्या होगा, मेल ही होगा। नॉर्मल मेल सब लोग जानते हैं XY होता है, और अब नॉर्मल मेल कब होगा, जब कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक मेल कब होगा, जब एक X जो है वो भी अफेक्टेड है। एक X जो है, एक ही X होता है, उसपे फाल्टी जीन्स अवेलेबल है तो कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक, इस केस में हीमोफिलिक हो। यहाँ पे हीमोफिलिक मेल और फीमेल की बात हम कर दें, द हीमोफिलिक फीमेल एंड हीमोफिलिक मेल कैन नॉट रीच अप टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी। They cannot reach up to sexual maturity means they cannot perform the process of spermatogenesis and oogenesis. Keep in mind, it can survive up to 10 years. It can survive up to many years. But even during the hemophilia, they cannot perform the process of the spermatogenesis. So we can say that the hemophilic female is rare in human population. Why? Listen. For hemophilic female, there is need of at least one carrier. यहाँ पे देखना है hemophilic female, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। hemophilic female is rare. Why? Why? अब हीमोफिलिक कोई फीमेल है X H X H, ये रेयर होता है, रेयर। रीजन क्या है, ध्यान से सब सुनेंगे। फॉर द सिंगल H दैट कम्स फ्रॉम फादर शुड बी एट लीस्ट वन अफेक्टेड X, and X, the second X in female come from mother, should be at least single X affected. So for the formation of the hemophilic female, there is a need of at least one carrier female and one affected male. मैंने बोला कि एक जो है फीमेल को अगर इफेक्टेड करना है, यानी कि इस चाइल्ड को अगर क्या बनाना है, हीमोफिलिक बनाना है, तो पेरेंट्स का जो एक एक्स है वो अफेक्टेड होगा और जो फीमेल पेरेंट्स है उसका एक एक्स अफेक्टेड होगा। तो फीमेल पेरेंट्स में एक एक्स अगर अफेक्टेड हो रहा है, दूसरा नॉर्मल, तो ये तो नॉर्मल होगा, इस फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो नॉर्मल होगा, हीमोफिलिक होगी ही नहीं। लेकिन अगर मेल में एक्स जो है एक अफेक्टेड होगा तो ये क्या होगा, हीमोफिलिक। और मैंने अभी बताया कि मेल या फीमेल कोई भी अगर नॉर्मल नहीं है, हीमोफिलिक है, तो उसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis होगा ही नहीं। तो ये जब स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे नहीं तो आगे बच्चा पैदा करने का कोई चांस ही नहीं, सेक्सुअल मैच्योरिटी में पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो बच्चा ये पैदा कैसे होगा, पैदा ही नहीं होगा। ये oogenesis कर सकती है क्योंकि नॉर्मल है, हीमोफिलिया तो है ही नहीं इसको, क्योंकि ये क्या है, एक ही एक्स अफेक्टेड है, तो ये तो पॉसिबल है कि ओवा बनाएगा, बट ये क्या है, हो जाएगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएगा, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, द फीमेल हीमोफिलिक इज रेयर। क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट फॉर हीमोफिलिक फीमेल देयर इज नीड ऑफ टू अफेक्टेड एक्स, इट इज पॉसिबल टू हैव द नॉर्मल फीमेल दैट मे कैरियर, व्हाइल द एबनॉर्मल और हीमोफिलिक मेल are rare. Hemophilic male cannot reach up to the sexual maturity, so it is not possible to have the hemophilic male and carrier female that got married, so it is not possible to produce the female hemophilic, while male hemophilic is common, because when the normal male
that perform the process of spermatogenesis married with the carrier male that also perform the process of oogenesis, there will be the chance of the hemophilic male. Keep in mind. That is overall understanding criteria of X-linked recessive disorders. In next video lecture, we will learn about the very important topic, that is sickle cell anemia. So stay tuned with the biophilic concept. Thank you.